हाय गाइज, आई एम सरोज कुमार शर्मा। गाइज, आज हम लोग किरण प्रकाश की जो कि ऑप्टिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे संबंधित सभी शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने इस वीडियो में 52 शॉर्ट क्वेश्चन रखा है, जिसमें न्यूमेरिकल और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं और सारे प्रश्न को बना लेते हैं तो आपको परीक्षा के लिए ऑप्टिक्स चैप्टर से संबंधित कोई और प्रश्न और कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने उसी प्रश्न को रखा है जो परीक्षा में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण चैप्टर। किरण प्रकाश के जो कि ऑप्टिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। यदि आप भौतिकी का, फिजिक्स का बहुत अच्छा तैयारी कर लेना चाहते हैं और परीक्षा में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो किरण प्रकाश के शॉर्ट क्वेश्चन को देखना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आवर्धन का सूत्र बताना है आपको। आवर्धन का सूत्र बताना है, जिसमें दिया गया है कि आप क्या कीजिए, v और u के पदों में बताइए। दूसरा कहता है u तथा f के पदों में बताइए और तीसरा कहता है v तथा f के पदों में बताइए। तो देखिए यहां मैंने लिख दिया है आवर्धन m बराबर -v बटा u, जो कि v और u के पदों में हो गया। आवर्धन m बराबर f बटा f माइनस u, जो f और u के पदों में हो गया। और तीसरा हमने लिखा है आवर्धन m बराबर f माइनस v बटा f, जो कि v और f के पदों में हो गया। इस अच्छा से आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। आपको अपवर्तनांक का परिभाषा देना है। तो अपवर्तनांक हो गया, देखिए मैंने परिभाषा यहाँ लिख दिया है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसको इंडिकेट करेंगे साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू नियतांक। इसको आप लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। प्रकाश के वेग के पदों में अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा v1 बटा v2। यहाँ v1 जो है प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग है और v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। आगे हम लोग न्यूमेरिकल भी इसमें डिस्कस करेंगे, आप पहले इन क्वेश्चनों को देखते जाइए। क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। तो क्रांति कोण हो गया, देखिए यह क्रांति कोण की परिभाषा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाता है। इसको IC से सूचित करते हैं, IC। अगला है, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए। उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो भौतिक सिद्धांत वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन का सिद्धांत है जिस पर भौतिक सिद्धांत का जो कार्य तंतु आधारित है प्रकाशिक तंतु का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांति कोण में संबंध लिखिए। तो अपवर्तनांक बराबर हो जाता है, अपवर्तनांक बराबर 1 बटा साइन सी, 1 बटा साइन सी, जहां सी क्रांति कोण हो गया। ठीक है। और जो R लिखा गया, इसमें R लिखा गया वो विरल माध्यम है और D जो है डेंस माध्यम अर्थात सघन माध्यम है। ठीक है। यदि अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है, इसको आप देख लीजिए। यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो तो 15 डिग्री विचलित होती है। कांच हवा पृष्ठ के लिए क्रांति कोण की गणना कीजिए।
तो देखिए जो जो दिए गए हैं हम तो उसको पर लिस्ट बना लेंगे। और यहाँ देखिए स्नेल के नियम से हम जानते हैं क्रांति कोण IC बराबर साइन इनवर्स N1 बटा N2। क्रांति कोण IC बराबर साइन इनवर्स N1 बटा N2। N1 बराबर ये हो गया वायु, ऊपर वाला वायु का अपवर्तनांक, और N2 मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है, इसको याद कर लेना है। और कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, इसलिए साइन IC इक्वल टू क्या हो गया? IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बटा 1.5। 1 में 1.5 से भाग दिए तो 0.66 आया, और यही आपका क्या हो गया? क्रांति कोण का मान हो गया। ठीक है, सिंपल है, कोई विशेष नहीं है। दिया अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण का क्या उपयोग है यह बताना है। तो विशेषतः अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? जो बाल होते हैं, बाल का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान इत्यादि को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त कार की हेडलाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंपों में इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। तो देखिए यहाँ दो प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। उसको दो प्रकार से मैंने यहाँ दर्शाया है, आप इसको अच्छा से देख लेंगे और नोटबुक में इसे बना लेंगे। ये भी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, किसी समतल परावर्ती तल पर 5000 एंगस्ट्रम का प्रकाश आपतित है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया है तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम, तो हम लेमडा का जो मान दिया गया है 5000 एंगस्ट्रम, इसको क्या कीजिए मीटर बदल दीजिए, तो गुणा करेंगे 10 के पावर -10 तो मीटर में बदल जाएगा। तो हम जानते हैं कि आवृत्ति v बराबर क्या होता है? c बटा लेमडा। c बटा लेमडा, जहां c प्रकाश का वेग है, निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो v बराबर देखिए c का मान रखिए 3 × 10 के पावर 8 और लेमडा का मान रख दीजिए 5000 × 10 के पावर -10 मीटर, और इसको क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या होगा? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। एक अवतल दर्पण अपने सामने से 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा हो जाएगा कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। जैसे दर्पण हो गया, यह ध्रुव हो गया P और F यह हो गया, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और यह दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई दिया है 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए हम जानते हैं एम बराबर क्या होता है? v बटा u इक्वल टू प्रतिबिंब का ऊंचाई h2 बटा h1 वस्तु का ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ v बटा u क्या है? यहाँ 10 सेमी जो दिया गया है, वस्तु की दूरी दी गई है, तो -10 हो गया इक्वल टू h2 प्रतिबिंब 3 गुना बनता है 3x प्रतिबिंब मान लीजिए, और वस्तु का ऊंचाई x हो गया। एक से कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -30 आएगा, जो कि यहाँ निकाला गया। देखिए यानी प्रतिबिंब का दूरी हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। आप इसके सहायता से बना सकते हैं या मैंने जो बताया इस तरह भी बना सकते हैं। ऑप्शन तो लागू कीजिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें क्या करेंगे? v का मान -30 और u का मान -10 रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो f का मान आ जाएगा -7.5। ठीक है, और 7.5 आ गया तो आपको निकालना है क्या? f निकल गया, r निकालिए। r इक्वल टू क्या होता है? 2f, 2 × 7.5 यानी कितना आ जाएगा? 15, यानी 15 हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, काफी सिंपल है, आप इसको ध्यान से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेमी दूरी पर 8 सेमी ऊंची
ऊंचाई की वस्तु रखी है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी भी का मान आपको निकालना है। तो जो दिया गया है लिस्ट बनाए दिया गया है, ए बराबर 15 सेमी, ई बराबर -10 सेमी और 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ आपको भी निकालना है, तो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सूत्र होता है दर्पण सूत्र 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/v = क्या हो जाएगा 1/f - 1/u। f और u का मान रखेंगे और एलसीएम लेकर कैलकुलेट करेंगे, तो v का मान कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही हो गया प्रतिबिंब का दूरी, यही हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। अगला है वायु के सापेक्ष पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां दिया गया है पानी का अपवर्तनांक 4/3 किसके सापेक्ष एयर के सापेक्ष, तो ANW = 4/3 और कांच का अपवर्तनांक ANG = 3/2 दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो हम क्या करें, ग्लास में वाटर वाले अपवर्तनांक से भाग देंगे, तो 3/2/4/3 इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा 9/8 आ जाएगा, ठीक है। और क्रांतिक कोण अगर C हो तो sin C = क्या हो गया 1/GNW। अब इसका मान 9/8 है, हमने रख दिया तो क्या हो गया 8/9 आ गया। यही क्या हो गया C बराबर sin 1 8/9। यानी आप सिंपल से याद रखें कि sin C अगर क्रांतिक कोण हो तो क्या होगा 1/अपवर्तनांक। देखना है कि किस में प्रकाश जा रहा है, कांच से पानी में जा रहा है तो पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष आपको निकालना होगा, ठीक है। तो पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8/9 आएगा, ठीक है। अब यह क्या होगा 8/9 था 9/8 होगा, 9/8 है, ये रिवर्स होगा तो 9/8 क्या हो जाएगा 9 आएगा। इसलिए C = क्या होगा sin 1 8/9 हो जाएगा। यही आपका क्रांतिक कोण हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। अगला है तरंगांक की लंबवत रेखा किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तो याद रहे कि तरंगांक की जो लंबवत रेखा है वह संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी किस दिशा में तरंग संचरित होता है उसी का दिशा बताती है, तरंग संचरण की दिशा। ओके। अगला, ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। और बताना वो कौन सी दो घटना है जो बताता है कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। तो दो घटनाएं व्यतिकरण है और विवर्तन है। वे दो घटनाएं व्यतिकरण और विवर्तन है जो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ P का मान दिया गया है 2.5 डायोप्टर, इसलिए लेंस का फोकस दूरी है = 1/P। तो 1/2.5 तो ये मीटर में आ गया, ठीक है। भाग देंगे 1 में 2.5 है तो 0.4 मीटर होगा। इसको C में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि फोकस दूरी हो गया। अगला देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी S, अपवर्तनांक N एवं लेंस की वक्रता त्रिज्या R1 और R2 के बीच संबंध का सूत्र लिखिए। तो 1/F = होता है N-1 1/R1 - 1/R2। इसे लेंस मेकर का भी सूत्र कहा जाता है। याद रखें, लेंस मेकर पूछता है परीक्षा में कि लेंस मेकर का सूत्र लिखें, सिद्ध करें। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए। अगला है, एक उभयोतल लेंस की दो वक्रता त्रिज्याएं 20 सेमी है तथा लेंस की कांच का अपवर्तनांक 1/5 है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उभयोतल लेंस और दोनों तरफ से उत्तल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब उभयोतल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान होती है तब उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के
बराबर हो जाती है, अतः एफ बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 cm है तो जल में फोकस दूरी ज्ञात करें। तो यहां जल में फोकस दूरी एफ डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ है कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष -1 बटा कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष -1। इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। एफ ए का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो 3/2 - 1 बाई 9/8 - 1। यहाँ एलसीएम लेकर हल करेंगे। 20 इंटू 3/2 दिया गया है, 2 एलसीएम जब हो जाएगा यहाँ तो बचेगा 3 - 2 बटा 9 - 8/8, ठीक है। तो बचेगा 20 इंटू 1/2 बटा हो जाएगा 1/8। इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका आ गया 20 इंटू 1/2 इंटू 8/1। 4 मल्टीपल कट जाएगा, कितना आ गया 80 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी हो गया। अगला है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए, यहां दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी शीशा का अपवर्तनांक ये हो गया 3/2 और जल का अपवर्तनांक दे दिया 4/3। और यहां पूछता है, उस पर ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जिसका पूछेगा इसको ऊपर रखेंगे और जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसको नीचे रखिएगा। तो वही लिखे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WmG यानी वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो AmG बटा AnW, तो 3/2 बटा 4/3 ये क्रॉस मल्टीपल, ये मल्टीपल हो जाएगा तो 9 क्या हो गया 8 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला दिया है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के वक्रपृष्ठ की वक्र त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। देखिए यहाँ R1 का मान पूछ रहा है, R2 का मान इन्फिनिटी इसलिए हो जाएगा क्योंकि समतल उत्तल लेंस है। ए बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है और एन का मान 1.5 है। तो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू n - 1 बटा R1 - 1 बटा R2। तो 1/f इक्वल टू n का मान रखेंगे 1.5 - 1 बटा R1 - R2 का मान क्या हो गया है इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1.5 - 1, सबसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो R2 का मान आपका आ जाएगा कितना है, R1 का मान यहाँ आ गया, R1 का मान आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है, किस दशा में लेंस की प्रथम फोकस दूरी का मान उसकी द्वितीय फोकस दूरी के मान के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यह 9 में और 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रहे, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम भिन्न भिन्न हो तो कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इससे 20 सेमी की दूरी पर रखी गई वस्तु के लिए वस्तु एवं इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ फोकस दूरी क्या दिया है 20 सेमी, ठीक है, दोनों का समान है। तो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/20 प्लस 1/20 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2/20, 2/20 और कटेगा तो क्या होगा 1/10 आ गया। तो f का मान 10 सेंटीमीटर हो गया, u का मान -20 है, 20 सेंटीमीटर देखिए यहाँ दिया गया है। वस्तु का दूरी हमेशा माइनस लिया जाता है। तो फिर से सूत्र लागू कीजिए 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u। तो यहाँ हम रखेंगे 1/v इक्वल टू 1/f माइनस प्लस हो जाएगा 1/u और दोनों का मान रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगला, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। तो संयोजन की फोकस दूरी यदि f हो तो 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 जो 1/f2 और क्षमता p हो तो p बराबर p1 प्लस p2 हो गया। अगला है, दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 cm है संपर्क में रखे गए हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ f का मान f1 का मान भी 20 हो जाएगा और f2 का मान भी हो जाएगा 20। अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 जो 1/f2 होता है। तो यहाँ 20 LCM हो जाएगा तो आपका आ गया 1/f इक्वल टू 20, 1 प्लस 1 एंड 2 बाई क्या हो गया 20, ये कितना आ गया 1/10। इसका मतलब f का मान क्या आ गया
10 सेंटीमीटर। जब F10 आ गया तो क्या निकालना है, क्षमता P = 1/S। CM में दिया तो 100/F रखिएगा, तो कितना आ गया 100/10, यानी 10 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अगला दिया है एक लेंस जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर है -1 डायोप्टर क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है, युग्म की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ क्षमता दोनों का दिया गया है, P1 बराबर और P2 बराबर दिया गया है। P1 बराबर 2 डायोप्टर, P2 बराबर -1 डायोप्टर। तो P वाला फॉर्मूला होता है P1 + P2, तो 2 आप +-1 करेंगे तो 1 डायोप्टर आ जाएगा। ये आपका हो गया क्या, 1 डायोप्टर क्षमता हो गया। और फोकस दूरी पूछता है तो फोकस F = होता है 1/P, तो हो जाएगा 1/1, यानी 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का भी अर्थ बताइए। अपवर्तनांक का सूत्र बताना है। ठीक है, तो यहाँ अपवर्तनांक n हो तो n बराबर होता है sin A + Δm/2 बटा sin A/2। तो यहाँ जो है A प्रिज्म का कोण है जिसे अपवर्तक कोण भी कहा जाता है, और डेल्टा जो m है औसतन विचलन है, यह जो डेल्टा m है विचलन है। ठीक है, और A अपवर्तक कोण, जैसे प्रिज्म हो गया तो प्रिज्म का जो कोण होता है यही अपवर्तक कोण A कहलाता है। अगला, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच का ग्राफ दिखाएं। विचलन कोण कब न्यूनतम होगा, यह 10 और 12 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, मैंने इसका फिगर हमने ग्राफ बना दिया है, इसको ध्यान से देखेंगे। याद रहे y अक्ष पर विचलन कोण डेल्टा को दिखाया जाता है और x अक्ष पर आपतन कोण I को दिखाया जाता है, और दोनों के बीच ग्राफ है, यह वक्रीय ग्राफ दिखाया गया है। आप इसको देख लेंगे बढ़िया से और बना लेंगे। यह हो गया जो आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं, अर्थात प्रिज्म के अंदर आपतित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है, तब विचलन कोण न्यूनतम होता है। जैसे पूछ रहा था कब न्यूनतम होता है। फिर कहता है किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को W से शुरू किया जाता है। W बराबर NV - NR बटा NY - 1। यहाँ NV जो है बैगनी, V माने वायलेंट, बैगनी किरण के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का ये हो गया विचलन कोण, और NR जो है लाल रंग के प्रकाश के लिए है, और NY जो दिया गया है यह मध्यमान किरण येलो रंग के लिए यह दिया गया है। तो याद करें W बराबर NV - NR बटा NY - 1। इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे, ओमेगा बराबर लेमडा V माइनस लेमडा R बटा लेमडा Y - 1। ठीक है, इस तरह भी आप शो कर सकते हैं। अगला दिया गया है किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। तो ये देखिए न्यूनतम विचलन डेल्टा m बराबर होता है 2i - a 2i - 1, और कोणीय विक्षेपण n थीटा बराबर NV - NR इंटू a। ये क्या है, अपवर्तक कोण है प्रिज्म के लिए। यहाँ पर देखिए NV का मान बताया गया है बैगनी रंग के लिए, और NR क्या है, लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अगला है न्यूनतम विचलन की क्या शर्त करता है, मैंने उसका क्या मतलब है न्यूनतम विचलन का। तो देखिए यहाँ देख लीजिए, मैंने परिभाषा लिख दिया। न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर होती है तथा आपतन कोण एवं निर्गत कोण बराबर होते हैं, यानी I और R इस स्थिति में बराबर हो जाता है। अगला है किसी पदार्थ के लाल, बैगनी तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 एवं 1.60 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर लिखे थे हम लोग NV - NR बटा NY - 1। तो सब मान यहाँ दिया गया है, आप 1.6 - 1.52 बटा 1.60 - 1 इसको हल करेंगे तो आपका आ गया 0.166। यह हो गया आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा का मान। अगला हो गया लाल और नीले प्रकाश की किरणें
एक दिए गए प्रिज्म पर डाली जाती है, किसके लिए औसतन विचलन कोण का मान अधिक होगा, माने किसके लिए मान अधिक होगा ये बताना है। तो देखिए हम जानते हैं कि डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए होता है, एन माइनस वन इंटू ए। यहाँ क्या दिया है, एन वन जो है एन आर से क्या है, बड़ा है। तो नीले रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा का मान क्या होगा, अधिक होगा, नीले रंग के लिए अधिक हो जाएगा, एंड डेल्टा एम जो है नीले रंग के प्रकाश के लिए ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, औसतन विचलन कोण 39 डिग्री है, कांच का अपवर्तनांक क्या है जब दिया गया है साइन 49.5 डिग्री बराबर 0.76। तो देखिए यहाँ अपवर्तनांक बराबर होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। यहाँ ए का मान दिया गया है 60 डिग्री और डेल्टा एम का मान दिया गया है 39 डिग्री। इन दोनों को रखेंगे 60 प्लस 39 बाई 2 बटा साइन 60 बाई 2 हो गया। तो 60 प्लस 39 को जोड़ दीजिए तो हो गया आपका 99 बाई 2 हो जाएगा। तो 99 में 2 से भाग देंगे तो 49.5 आएगा, बाई साइन 30 हो गया। साइन 49.5 का मान दिया गया है यहाँ, इसको रख दीजिए, साइन 30 का मान हमने रख दिया तो 0.76 इंटू क्या हो गया 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1.52 हो गया। यही आपके एन का वैल्यू हो गया, एन का यही वैल्यू, यही आंसर हो गया 1.52। ठीक है। अगला है, कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। तो डेल्टा एम बराबर होता है एन माइनस वन इंटू ए। यहाँ डेल्टा एम का मान दिया गया है 4 डिग्री, एन का मान रख देंगे 1.5 माइनस वन इंटू ए हो गया। तो यहाँ घटाएंगे तो 0.5 इंटू ए आ जाएगा, इसलिए ए बराबर क्या हो गया 4/0.5 यानी 8 डिग्री आपका आंसर, ए का मान 8 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया गया 36 नंबर, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण यानी ए का मान यहाँ दिया गया है 4 डिग्री है, ए बराबर दिया गया 4 डिग्री तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करें। तो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम मान लीजिए, डेल्टा एम इक्वल टू क्या होगा एन माइनस वन इंटू ए, एन का मान 1.5 माइनस वन इंटू ए कर देंगे, ए का मान 4 डिग्री दिया गया है तो 0.5 इंटू 4 यानी कितना आ जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा न्यूनतम विचलन का मान। अगला है, न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, माना कि प्रिज्म कोण ए है, मान लीजिए ए, आपतन कोण क्या होगा ए का 3/4, ए गुना 3/4, इस न्यूनतम विचलन डेल्टा एम आपको निकालना है। आई का फॉर्मूला होता है ए प्लस डेल्टा एम बटा 2, क्रॉस कीजिए, डेल्टा एम का मान आ जाएगा 3/2। यहाँ देखिए, जब जैसे ही हम क्रॉस करेंगे यहाँ देख लेंगे ए प्लस, यहाँ क्रॉस हम करते हैं तो ए प्लस डेल्टा एम बराबर क्या आ जाएगा 2i आएगा। ठीक है। आपको निकालना है डेल्टा एम का मान, डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा 2i माइनस ए हो जाएगा, ए का मान। ठीक है। और 2i का मान हम यहाँ रखेंगे, देखिए आई का मान रख दिया कितना 3/4 इंटू ए। तो 3/4 इंटू ए जब रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर थोड़ा सा और कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मैंने बोला 2i माइनस क्या आ गया था आपका ए आया था। ठीक है। तो 2 इंटू आई का मान कितना 3/4 इंटू ए दिया गया है माइनस ए, 2 से कटेगा तो कितना बचा 3/2 इंटू ए, वही डायरेक्ट मैंने लिख दिया 3/2 इंटू ए। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 इंटू ए आ जाएगा। ठीक है। अतः यह जो 1/2 इंटू ए है यही आपका प्रिज्म का कोण हो गया। तो कहा जाएगा न्यूनतम विचलन जो कोण है प्रिज्म कोण का आधा हो गया है, यानी आधा हो जाएगा। ठीक है। अगला, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ न्यूनतम विचलन का मान दिया गया है। तो देखिए, विचलन कोण डेल्टा एम बराबर होता है, दिया गया है 10 डिग्री, एन का मान 1.5 दिया गया है। सूत्र हो गया डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए। डेल्टा एम का मान 10 रखिए, एन का मान रखिए और ए का मान रखिए और इसे कैलकुलेट कीजिए, आपका मान आ जाएगा प्रिज्म का कोण 20 डिग्री हो गया आंसर। अगला है, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। सारे क्वेश्चन को आप जरूर बना लेंगे। दिया गया है कोण ए बराबर 63 डिग्री और विचलन कोण डेल्टा एम बराबर 29 डिग्री। आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2,
ए और डेल्टा एम का मान रखेंगे और जोड़ेंगे 92/2 आएगा, 92 में 2 से डिवाइड किए तो 46 डिग्री हो गया। ठीक है, अगला है किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है? प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो गया, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू नहीं, इसको ओमेगा थोड़ा सा ऊपर गोल कर देते हैं। फ्लिंट कांच के लिए बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक 1.632 एवं 1.613 है। प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया गया है NV का मान और NR का मान दिया गया है। फॉर्मूला होता है NY = NV + NR/2, दोनों रख करके आधा कर देंगे जोड़ करके। अब विक्षेपण क्षमता ओमेगा बड़ा होता है NV - NR बटा NY - 1। NV NR का मान रखिए, NY का मान रखिए और इसे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो कहा जाए नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित कर नजदीक और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। यानी यह नेत्र की अपनी क्षमता है जिसके कारण इसकी फोकस दूरी स्वतः बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तक को आंख से 35 cm दूर रखना पड़ता है। इस व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दोष है? यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर के वस्तु को देख रहा है, अतः इसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। अगला है, मनुष्य की आंख के रेटिना के कार्य का उल्लेख कीजिए। रेटिना का क्या काम है यह बताना है। तो देख लीजिए, मैंने डिटेल्स कर दिया है। रेटिना प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जिस स्थान में प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान में प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक पीत बिंदु भी होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम क्यों माना जाता है? तो इसका मुख्य कारण देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में किसी वस्तु का 5000 गुना अधिक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसी कारण से इसे अधिक उत्तम माना जाता है। सोचिए 5000 गुना ज्यादा अच्छा प्रतिबिंब बनाता है। अगला है, किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो कहा जाएगा किसी प्रकाशिक यंत्र की दो पास पास रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहा जाता है। विभेदन क्षमता को यदि हम क्या करते हैं, बीटा से सूचित करते हैं, तो बीटा बराबर होता है 1.22 λ/d। ठीक है, जहाँ d क्या है, यंत्र का व्यास है और लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। दूरदर्शी के अवदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां 200 सेमी एवं 10 सेमी है। दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा? तो पहले हम आवर्धन निकाल लेते हैं। आवर्धन m = -FO/FE होता है। FO का मान 200 दिया, FE का मान 10 cm दिया, तो -20 cm आ गया आवर्धन क्षमता। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बनता है तो आवर्धन क्षमता m बराबर यहाँ क्या आ गया, 20 आ गया। अब m बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख को बनाया गया दर्शन कोण बटा चंद्रमा द्वारा आंख को बनाया गया दर्शन कोण, बीटा बटा क्या हो गया, अल्फा फॉर्मूला होता है। इसलिए बीटा बराबर होता है m गुना अल्फा। तो m का मान 20 यहाँ निकाला गया, अल्फा का मान दिया गया है 0.6 और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, दर्शन कोण का मान हो गया। अगला दिया है, दूरदर्शी के अवदर्शक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है? दूरदर्शी के अवदर्शक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कि दूरदर्शी की विवरण क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके अवदर्शक का द्वारक बड़ा बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 50 सेमी द्वारक के अवदर्शक लेंस वाले दूरदर्शी की विवरण सीमा कितनी होगी? अवदर्शक लेंस में आपतित तरंग प्रकाश की तरंग लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो पहले बताए थे विभेदन क्षमता बीटा बराबर 1.22 λ/d। तो 1.22 लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, इसको मीटर में बदल लेंगे, और d का मान 50 cm दिया गया था, इसको मीटर में बदल लीजिए और इसको क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए।
आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 1.22 है, 6000 है, ये दशमलव को आप हटा देंगे, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, -10 है तो इसमें क्या +3 हो जाएगा, 2 जाकर के 8 हो जाएगा, तो 10 के पावर -8 रेडियन हो गया। इसको डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक, आप कैलकुलेशन खुद से कीजिए। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा हेतु व्यंजन लिखिए, प्रयुक्त संकेत के अर्थ भी बताइए। तो यहाँ विभेदन सीमा बराबर होता है λ/2 म्यू साइन थीटा, जहाँ लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, म्यू वस्तु एवं अवधि लेंस के बीच उपस्थित माध्यम का अपवर्तनांक है, और थीटा वस्तु एवं अवधि के बीच बने प्रकाश शंकु का शीर्ष कोण है। अगला है, परावर्ती दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण के द्वारक का मान अधिक क्यों रखा जाता है? तो देखिए, यह रखने का मुख्य रीजन है दूरदर्शी में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके तथा प्रतिबिंब चमकीला बने। तो आप लिखिएगा, परावर्ती दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण के द्वारक का मान अधिक रखा जाता है ताकि प्रकाश अधिक प्रवेश कर सके और प्रतिबिंब चमकीला बन सके। अगला है, -2D क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति को दूरबिंदु कितनी दूरी पर होगा? व्यक्ति का दूरबिंदु कितनी दूरी पर होगा? तो लेंस का क्षमता यहाँ -2 डायरेक्टर दिया है, फोकस दूरी निकाल लीजिए। फोकस दूरी का 1/f होता है, तो 100 बटा क्या हो जाएगा? अगर यहाँ दिया गया है सेंटीमीटर बदलने के लिए 100/2 कर दिया, 50 cm हो गया। अब u का मान इन्फिनिटी हो गया, v का मान निकालना है और f का मान 50 cm हो गया। सूत्र हो गया 1/f = 1/v - 1/u, तो 1/-50 = 1/v - 1/∞। तो 1/v कर लेंगे, तो v का मान क्या आ गया? 50 सेंटीमीटर आ गया। अतः व्यक्ति का दूरबिंदु 50 सेंटीमीटर पर होगा, यानी प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर बन रहा है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको इन सारे प्रश्नों को अच्छा से यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको प्रकाशिकी का कोई और प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें रखा है वे सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।